नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हमारा है क्लास नंबर 21 का पार्ट 2, मतलब पौधे के विभिन्न भाग के अंदर आज जो अपना पार्ट है वो सेकंड पार्ट के ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले अपने जो पौधे के दो पार्ट के ऊपर अपने बात कर चुके हैं और मेन जो जो प्रश्न अपने बनने की संभावना है वो सभी प्रश्न हमने उसके अंदर कवर किए हैं और विद डायग्राम किए हैं। अगर डायरेक्ट आप ये क्लास देख रहे हैं तो मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि इससे पहले आप अगर एक क्लास जो इससे पहले हो चुकी है वो क्लास अगर आप देखेंगे तो ये टॉपिक आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो पौधे से संबंधित चीजें हैं। देखो अगर आप मैथ्स के हैं तो साइंस थोड़ा सा आपको हार्ड लगती होगी, लेकिन अगर साइंस के अंदर भी जो हार्ड पार्ट बोला जाता है वो जो प्लांट से संबंधित होता है, ये थोड़ा सा पार्ट जो है थोड़ा सा ज्यादा हार्ड पड़ता है। इवन हम कह सकते हैं कि जो साइंस के स्टूडेंट है उनसे भी अगर पूछा जाए तो उनको जो है ये पार्ट जूलॉजी से, मतलब कि जो बॉटनी का पार्ट है वो थोड़ा सा जो है उनको हार्ड लगता है। ठीक है, अब जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मोलस्का वगैरह अगर पहुंच गया तो वहां पर तो बहुत ही ज्यादा वो हार्ड टॉपिक पड़ता है। इसलिए अपने क्या करते हैं कि जो प्रश्न आने वाले हैं उन प्रश्नों को छांट कर जो है अपने यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ में अगर ये पूरा का पूरा टॉपिक जैसा बुक में दिया हुआ है वैसा का वैसा अगर मैं आपको कवर कर रहा हूं तो प्रश्न आएगा 1 और दिन लगेंगे 15। ठीक है, इसलिए अपने वो काम कर रहे हैं जो 15 दिनों का जो मैटर है और जो प्रश्न बनते हैं वो सारा का सारा एक साथ में कवर कर रहे हैं 3 क्लास के अंदर। रीजन बिहाइंड दिस कि जो पार्ट दिया गया है वो समझने के लिए है। ठीक है, तो अपने को जो डिस्क्रिप्टिव पेपर तो अपने को लिखना नहीं, अपने तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो आने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अनुसार यहां से जो प्रश्न बाहर जाने की संभावना बिल्कुल जीरो है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इनके अच्छी तरीके से नोट्स बना के इनको अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पौधे के विभिन्न भाग के अंदर हम पार्ट नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, अब देखो आज का जो अपना पार्ट है वो क्या है, वो है पत्ती। ठीक है, अब देखो पत्ती के बारे में अपने को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अपने को होना चाहिए। ठीक है, देखो पत्ती क्या है। पत्ती पौधे का वो भाग है जो ग्रीन कलर का होता है मोस्टली। ठीक है, और ये क्या करता है, ये ग्रीन कलर मतलब हरे कलर का होता है, तो ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। साथ ही साथ में पानी की अधिकता होने के बाद में ये क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन का कार्य भी करता है, इवेपोराइजेशन का कार्य भी ये करता है। ठीक है, तो पत्ती के क्या क्या पार्ट होते हैं। देखो पत्ती किससे निकलता है, पत्ती जो निकलती है वो निकलती है जो अपनी टहनी होती है ना, टहनी के वृहद पार्ट से निकलती है। ये देखो ये जो पार्ट है ना, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वृहद पार्ट, इसको बोला जाता है। ठीक है, ये देखो, ठीक है, पेशियोल या फिर वृहद पार्ट इसको बोला जाता है। ठीक है, तो मतलब पत्ती जहां से निकलती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पेशियोल। अब देखो एक साइड में क्या है, तीखा पार्ट होता है। ठीक है, तीखे तीखे दिखाई देते, मतलब एक साइड पे नुकीला पार्ट होता है और एक साइड पे यहाँ पर क्या होता है, एक टॉप पार्ट होता है, मतलब कि उच्च सिरा होता है। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है जो तीखा सिरा होता है, इसको बोला जाता है एपिक्स। ये है एपिक्स। ठीक है, अब जो मेन पार्ट है मतलब सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है मार्जिन, पत्ती का किनारा। ठीक है, देखो एक बार फिर से। ठीक है, अब देखो ये क्या है, देखो टॉप पार्ट है, टॉप पार्ट है इसका मतलब देखो पत्ती का आगे तीखा भाग, इस तीखे भाग को क्या बोलते हैं, एपिक्स। देखो अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो पीक पॉइंट मतलब टॉप पॉइंट होता है, क्या होता है, पीक पे जाना, मतलब पीक मतलब एकदम तीखे, मतलब सबसे ऊपर ही ऊपर चले जाना। तो यहाँ पर देखो ए पिक, ठीक है, एपिक्स। ठीक है, याद करना एपिक्स मतलब पीक पॉइंट मतलब होता है सबसे टॉप। तो इसके अंदर भी देखो पीक जो है शब्द यहाँ पर आ रहा है, मतलब सबसे टॉप वाला जो पार्ट है, मतलब सबसे तीखा पार्ट होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एपिक्स। ठीक है, अब देखो पत्ती का जो किनारे का भाग होता है वो मार्जिन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, मार्जिन, मार्जिन। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो जनरली अपने क्या करते हैं, मार्जिन सेट करते हैं, मतलब अपनी लिमिट सेट करते हैं। जैसे कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि मार्जिन सेट किया जाता है, मतलब अपनी एक लिमिट सेट की जाती है कि इसके बाहर अपने को नहीं जाना है। तो पत्ती ने क्या किया, अपना एक मार्जिन सेट किया, मतलब यहीं तक इसको क्या करनी है, वृद्धि करनी है, इसके बाद में इसको और ज्यादा नहीं बढ़ना। इसका मतलब जहां तक उसकी लिमिटेशन है वो इसका क्या हो जाएगा, वो इसका मार्जिन हो जाएगा। जो टॉप पार्ट है उसको क्या बोला जाएगा, उसको पीक पॉइंट मतलब एपिक्स इसको बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो पत्ती के अंदर देखो आपने देखा होगा कि वाष्पोत्सर्जन मतलब इवेपोराइजेशन की क्रिया जो है
वो होती है। वो क्यों होती है? देखो जब पानी होता है, पानी को बाहर निकालने का कार्य क्या कौन करता है? पत्ती करती है। अब देखो दो चीजें होती है, देखो एक तो होता है पेड़ का ये भाग, ठीक है, और एक होता है पेड़ का ये भाग, ठीक है। फिर साइड में क्या निकली होती है? पत्तियां निकली होती है, ठीक है। अब एक चीज अपने को पता है कि जो पेड़ का बाहरी साइड जो होती है, जो छाल होती है, वो क्या करती है? वो हार्ड होती है, तो पानी वहां से तो बाहर जा नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या होती है? कि हार्ड परत होती है। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा भी था कि पेड़ पौधों को सबसे ज्यादा हानि कब होती है? जब उनकी छाल वाला पार्ट है वो उसका उतार दिया जाता है, क्योंकि जब वो पार्ट उतार देंगे तो सारा का सारी पानी बाहर जाता रहेगा, सारा का सारा पानी बाहर जाता रहेगा, तो पानी जो है पौधे को नहीं मिल पाएगा। इसलिए पौधे के अंदर क्या किया जाता है? प्रकृति के अंदर जो अपनी जो बड़ा पार्ट होता है उसके ऊपर क्या होती है? छाल होती है, जिसके कारण से वहां से इवेपोराइजेशन का काम नहीं होता है। कौन करता है फिर इवेपोराइजेशन? भाई इवेपोराइजेशन होना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो अशुद्धियां होती है, जैसे अपने इंसानों के शरीर के अंदर अशुद्धियां जो पसीने की होती है वो कैसे निकलती है? वो स्किन से निकलती है। उसी तरीके से पौधे के अंदर भी कुछ अशुद्धियां होती है जो उसको बाहर निकालनी जरूरी होती है। वो कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं इवेपोराइजेशन के द्वारा। वो कौन करता है? वो पत्तियां करती है, ठीक है। तो देखो आगे क्या है, पत्ती पर छोटे छोटे धब्बे होते हैं जिनको क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। कौन करती है? तो पत्तियां करती है। पत्तियों का कौन सा पार्ट करता है? तो क्लोरोप्लास्ट करता है। क्लोरोप्लास्ट जो है, छोटे छोटे धब्बे होते हैं, वो क्या करते हैं? इसके उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? वो करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक है। और पत्तियों के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इसको बोला जाता है स्टोमेटा। देखो छोटे छिद्र को स्टोमेटा बोला जाता है। भाई छिद्र को इंग्लिश के अंदर स्टोमेटा कहा जाता है, इसीलिए जो छोटे छिद्र हैं उनको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा स्टोमेटा, ठीक है। और अब स्टोमेटा के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट का क्या कार्य होता है? वो करते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो तीन शब्द जो है वो अपने को यहाँ पर समझ में आने चाहिए। कौन से? देखो क्लोरोप्लास्ट, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, और स्टोमेटा। स्टोमेटा किसको बोलते हैं? छोटे छोटे छिद्रों को बोलते हैं। ये कहां पर होते हैं? पत्ती के ऊपर होते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश इवेपोराइजेशन का कार्य करते हैं। साथ ही साथ में इन पत्तियों के अंदर, धब्बों के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। वो क्या करता है? वो करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब ये जो पत्ती का जो पार्ट है, इस पत्ती के अंदर अपने को दिखाई नहीं देते हैं क्लोरोप्लास्ट, लेकिन थोड़ा सा जैसे अगर जूम किया जाए तो देखो, जूम यहाँ पर आपको करके दिखाया गया। पत्ती का जो पार्ट है वो पार्ट अपने को यहाँ पर कैसे दिखाया गया? जूम करके दिखाया गया। तो देखो जब जूम किया जाता है तो देखो यहाँ पर, ये देखो छोटे छोटे यहाँ पर क्या है? छिद्र होते हैं। ये छिद्र क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं स्टोमेटा। ये छिद्र क्या कहलाते हैं? ये ही कहलाते हैं स्टोमेटा, ठीक है। अब इस छिद्र को रंध्र या फिर स्टोमेटा कहा जाता है, जो क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन का कार्य, मतलब इवेपोराइजेशन का काम करते हैं। अब देखो इन रंध्रों का कार्य क्या होता है? एक तो इवेपोराइजेशन करते हैं, और रंध्र का कार्य गैसों का आदान प्रदान करना भी होता है। भाई पौधे जो सांस लेते हैं, जो गैस लेते हैं, वो कहाँ से लेते हैं? वो छिद्रों से क्या करते हैं? वो सांस खींचने का कार्य करते हैं, मतलब गैसों का आदान प्रदान इन छिद्रों से होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट द्वारा होता है। और इन छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा के दो कार्य है, एक तो वाष्पोत्सर्जन और एक है गैसों का आदान प्रदान करना। अब देखो पत्ती के बाहरी भाग के आधार पर दो भागों में, अब जैसे पत्तियां भी आपने देखी होगी, किसी की पत्ती बहुत ज्यादा बड़ी है, किसी की पत्ती छोटी छोटी है, किसी की पत्ती के अंदर बहुत ज्यादा लाइनें सी दिखाई देती है, और किसी पत्ती के अंदर जो है वो अपने को लाइनें नहीं दिखाई देती, मतलब प्लेन दिखाई देता है। तो क्या रीजन है? प्रकृति में ऐसा क्यों है और किस आधार पर इनको बांटा गया है, उसके बारे में भी अब यहाँ पर अपने पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो बाहरी भाग के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। बाहरी भाग के आधार पर एक तो प्लेन पत्ती हो सकती है, ठीक है, और एक हो सकती है जो इस तरीके से पत्ती होती है, ठीक है। तो इन पत्तियों के भी कई प्रकार होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जिनका मार्जिन भाग प्लेन हो, ठीक है, वो तो होते हैं सरल, और संयुक्त जिनका बाहरी भाग कटा फटा हो। जैसे नीम की पत्ती आपने देखी होगी, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो नीम की पत्ती जो है, अब जैसे देखो ये है नीम की पत्ती। अब नीम की पत्ती के कॉर्नर देखो, यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर जो है टेढ़े मेढ़े कॉर्नर जो है अपने को यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये कैसे हो जाएगी? ये कटा फटा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कैसे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे संयुक्त,
कैसा हो जाएगा, संयुक्त पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल के अंदर क्या होगा, सिंपल के अंदर बिल्कुल सिंपल पत्ता होगा, मतलब कि प्लेन होगा, वहां पर कोई भी कटा फटा नहीं पाया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो संयुक्त हो जाएगा। तो अपने को मेन याद क्या रखना है कि संयुक्त के जो एग्जाम्पल है वो अपने को याद रखने। ठीक है, तो देखो देखो सिंपल, सिंपल के अंदर क्या होगा, साइड जो होगी, कॉर्नर जो होंगे वो होंगे बिल्कुल प्लेन। प्लेन कॉर्नर किसके होते हैं, एक तो मैंगो के होते हैं, एक गवावा के होते हैं, मतलब कि अमरूद के पत्ते। ठीक है, ये सिंपल है। ठीक है, ये कैसे है, ये सिंपल है। अब यहां पर देखो कंपाउंड, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं संयुक्त, संयुक्त प्रकार के, संयुक्त प्रकार के लिए साइड का जो पार्ट होगा वो कैसा होगा, कटा फटा, इसके अंदर साइड का पार्ट कटा फटा पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल देखो, एक तो नीम जो सबसे आसपास में हमने देखा होगा, ठीक है, और एक गुलाब। ठीक है, गुलाब जो है वो भी किसका है उदाहरण, ये भी अपने संयुक्त का उदाहरण है। ठीक है, गुलाब की जो पत्तियां होती है ना वो बिल्कुल छोटी सी होती है। ठीक है, छोटी सी पत्ती होती है, लेकिन साइड से क्या होती है, थोड़ी तीखी तीखी जो है वो पाई जाती है। साइड से कैसी होती है, थोड़ी तीखी पाई जाती है। तो याद करना है कि संयुक्त का उदाहरण और सरल का उदाहरण अपने को याद करना जरूरी है, क्योंकि पेपर में जो पूछा जाएगा वो परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, वो पूछे जाएंगे एग्जाम्पल। और परिभाषा अगर आएगी तो सुमेलित के अंदर आएगी, मतलब कि 4-5 परिभाषा दे करके वो पूछ लिया जाएगा। तो याद कैसे करेंगे, देखो संयुक्त है, ठीक है, संयुक्त है मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड चीज है, कुछ ना कुछ स्पेशल है, कुछ ना कुछ इसके अंदर ट्विस्ट है। ठीक है, अब देखो नीम है, ठीक है, अब नीम बिल्कुल क्या होता है, खारा होता है, और यहाँ पर रोज है। ठीक है, रोज भी क्या है, एक जो संयुक्त का उदाहरण है। ठीक है, अब देखो सरल के अंदर क्या हो जाएंगे, सरल के अंदर एक तो नीम हो जाएगा, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, नीम नहीं मतलब मैंगो हो जाएगा। ठीक है, और एक अपना अमरूद का पत्ता जो है यहाँ पर हो जाएगा। ये अपने को उदाहरण जो है इसके बिल्कुल कंठस्थ याद करने हैं। अब देखो, अब एक वर्गीकरण और किया गया। ठीक है, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो सरल होता है और एक संयुक्त होता है, और एक ऐसे पत्ते पाए जाते हैं जिन पत्तों के अंदर आपको बहुत सारे लाइनें दिखाई देती है। ठीक है, जिन पत्तों के अंदर आपको बहुत सारी लाइनें दिखाई देती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस तरीके से लाइनें पाई जाती है कुछ में। ठीक है, और कुछ होते हैं जो एकदम प्लेन कि सीधा है। ठीक है, और इसके अंदर एक लाइन ये होती है और सीधा सीधा इस तरीके से जो पाया जाता है। ठीक है, तो दो तरह के इसके अंदर पाए जाते हैं, मतलब शिराओं के आधार पर, मतलब जैसे इंसानों में शिरा होती है, पेड़ पौधों के अंदर भी शिराएं पाई जाती है। तो एक तो होता है एकांतर और एक होता है जालिका व्रत। एकांतर मतलब जैसे आपने बड़े बड़े जो पत्ते देखे होंगे, मतलब कि जैसे केले का पत्ता होता है बहुत ज्यादा बड़ा, तो उसके अंदर कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ज्यादा कलाकारी उसके अंदर नहीं होती है, सीधा सा पत्ता है और साइड में बस इस तरीके से नॉर्मल लाइनें उसके अंदर पाई जाती है। और एक होता है जालिका व्रत, मतलब जो लोग ज्यादा छोटे होते हैं उनके अंदर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, मतलब उनको समझना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है, और जो बड़े लोग होते हैं उनको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, मतलब उनके अंदर छोटी छोटी जो चीजें होती है, छोटी छोटी कमियां निकालने वाली चीजें होती है, वो आदतें उनके अंदर नहीं होती। तो यहाँ पर एकांतर को भी वैसे ही याद करेंगे, भाई एकांतर है मतलब कि ज्यादा उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नहीं, एकांतर मतलब एक एक का अंतर है, निश्चित अंतराल के ऊपर है। भाई निश्चित अंतराल के ऊपर है, इसका मतलब वो लोग कैसे होंगे, बड़े होंगे, मतलब वो पत्तियां कैसी होगी, बड़ी पत्तियां होगी। ठीक है, वो पत्तियां कैसी होगी, बड़ी पत्तियां होगी। देखो एकांतर, एकांतर ये बड़ी पत्ती होती है, इसके बीज बीज के दो टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाई पत्ती बड़ी है, पौधा क्या होगा, वो छोटे छोटे आएंगे, मतलब पत्ती बड़ी है लेकिन उसके अंदर फल जो होते हैं वो छोटे आते हैं, इस तरीके से अपने याद कर सकते हैं। भाई एकांतर है तो पत्ती कैसी होगी, बड़ी पत्ती होगी, इसके बीज के दो टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे गेहूं और मक्का। जैसे मान लो गेहूं उगता है तो क्या उसके दो टुकड़े किए जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई फल होता है उसके बीज के अपने क्या कर सकते हैं, दो टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन इनके छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते क्योंकि ये एकांतर है। ठीक है, एकांतर है तो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को दो टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता क्योंकि वो अकेले ही बहुत होते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपने इसको याद कर सकते हैं। तो गेहूं और मक्का ये कैसे एकांतर, देखो इनके पत्ते आपने देखे होंगे इस तरीके से, ये देखो, अब ये देखो यहां से स्टार्ट है और ये इस तरीके से, पत्ती तो है बड़ी। ठीक है, और इसके अंदर देखो कोई भी लाइनिंग नहीं दिखाई दे रही होगी, कोई भी इसके अंदर लाइनिंग अपने को, मतलब लाइनिंग जो है सीधी अपने को दिखाई देगी, पर ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स, मतलब अंदर लाइनों के अंदर लाइनें अपने को दिखाई नहीं देगी। अब देखो दूसरी तरफ अपना जालिका व्रत। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, अब ये देखो, ये
अब इसके अंदर देखो पत्ती की ये लाइनें तो दिखाई दे ही रही है, मतलब ये वाली लाइनें तो है ही है, ठीक है। उसके साथ में इसके अंदर इस तरीके से लाइनें भी होती है, ठीक है, इसके अंदर इस तरीके से लाइनें भी होती है, मतलब जो जो दो लाइनें हैं इनके बीच में एक लाइन और इसके अंदर पाई जाती है, तो वो क्या हो जाती है, जाली का व्रत हो जाती है। ये तो हमने समझ लिया इसका मतलब, लेकिन मतलब के साथ साथ में अपने को इसके अंदर एग्जाम्पल भी याद करने जरूरी है, ठीक है। तो अब देखो ये पत्ती कैसे होती है, बड़ी होती है, इसके बीज के दो टुकड़े नहीं किए जा सकते। जो बड़े पत्ते होते हैं उनको दो टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, गेहूं और मक्का, मतलब अनाज जो है वो इसका उदाहरण है। एक गेहूं हो गया, मक्का हो गया। जो छोटे छोटे फल जो होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो फ्रूट अपने को मिलते हैं, प्रोडक्ट जो अपने को मिलते हैं उगने के बाद में, वो अपने क्या हो जाएंगे, एकांतर के अंदर आ जाएंगे। अब देखो जाली का व्रत, जाली का व्रत मतलब उसके पत्ते ज्यादा बड़े नहीं होंगे, छोटे होंगे। अब छोटे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स होंगे, मतलब उसके अंदर बहुत सारी जालिकाएं पाई जाएगी। अब जालिका पाई जाएगी, लोग छोटे हैं, इसका मतलब इनको थोड़ा बहुत जो है, जैसे अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति थी, तो उसके आधार पर इनको दो टुकड़ों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो देखो पत्तियां छोटी छोटी मतलब छोटे लोग, बीज के टुकड़े किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। जैसे आम की गुठली के अंदर जो है उसके टुकड़े किए जा सकते हैं। अब आम का अगर आपने पौधा देखा है तो अब ये हाथ है, उतने हाथ के जितना ही उसका क्या होता है, पत्ती होती है, ठीक है। तो उसके अंदर टुकड़े, उसकी गुठली के टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे जामुन हो गया, ठीक है, जामुन का पत्ता भी कैसा होता है, छोटा होता है। छोटा होता है तो उसके अंदर जालिका पाई जाएगी, जालिका पाई जाएगी तो उसके अंदर क्या हो जाएंगे, उसके बीज के दो टुकड़े किए जा सकते हैं। इसी कारण को क्या बोला जाता है, द्विबीजपत्री कहा जाता है, ठीक है। आम का हो गया, जामुन का उदाहरण हो गया। चना देखो, चना क्या होता है, चने को भी दो टुकड़ों के अंदर जो है वो टुकड़े किए जा सकते हैं, ठीक है। मूंगफली है, मूंगफली के अंदर ऑलरेडी दो टुकड़े आते हैं, या फिर मूंगफली को छील कर जो है उनको दो टुकड़ों के अंदर पार्ट किया जा सकता है। ये द्विबीजपत्री होते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, जिनके दो टुकड़े किए जा सकते हैं वो सभी क्या होंगे, वो जाली का व्रत होंगे। जिनके दो टुकड़े किए जा सकते हैं उनके अंदर वो क्या, उनके पत्ते कैसे होंगे, छोटे होंगे, और छोटे होंगे तो उनको दो टुकड़ों में किया जा सकता है, ठीक है। और जो छोटे होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब वो क्या हो जाएंगे, जालिका के रूप में हो जाएंगे, जाल के रूप में हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो एकांतर के अंदर क्या होंगे, एकांतर मतलब कि उनके पत्ते बड़े हैं, पत्ते बड़े हैं इसका मतलब उनके अंदर छोटी छोटी शिराएं नहीं पाई जाती। इसके पत्ते बड़े होते हैं तो इनके पौधे जो होते हैं ना, मतलब इनके जो फ्रूट होते हैं, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमें कैसे मिलते हैं, छोटे मिलते हैं। जैसे छोटे ज्यादा होंगे, छोटे ज्यादा तो उनको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल। जैसे गेहूं होता है, ठीक है, गेहूं का दाना कितना होता है, क्या इसको टुकड़ा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। मक्का होता है, मक्का का जो दाना होता है, मक्की का जो दाना होता है, क्या उसके दो टुकड़े किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते, उसमें ऑप्शन ही नहीं है। मतलब कि मूंगफली के अंदर हमारे पास में ऑप्शन है, साइड दो बनती है उसके अंदर, चने के अंदर दो साइड बनती है, लेकिन एकांतर के अंदर कभी भी आपको दो साइड देखने को नहीं मिलेंगी। इस टाइप के इसके अंदर जो है वो फ्रूट अपने को मिलते हैं। फ्रूट मतलब कि जो प्रोडक्ट है, ठीक है, फल से यहाँ फ्रूट का मतलब यहाँ पर फल से नहीं है, मतलब जो प्रोडक्ट उगने के बाद में जो अपने को मिलते हैं उनसे मतलब है। उसके बाद में देखो एक अलग टाइप का पत्ती जो अपने को यहाँ पर सबसे ज्यादा राजस्थान में देखने को मिलता है, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं जीरोफाइटा, ठीक है। अब ये कहां पर पाए जाते हैं, रेगिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। जीरोफाइटा मतलब जिनकी जिंदगी के अंदर फाइट है ही नहीं, भाई रेगिस्तान के अंदर जो है रेगिस्तानी पौधे ही ठहर सकते हैं। ये वो हिमाचल साइड वाले पहाड़ों वाले जो पौधे होते हैं वो अपने रेगिस्तान के अंदर यहाँ पर नहीं टिक सकते, मतलब इनके आसपास में राजस्थानी लोग ही रह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो फिर इनके फाइट जो है इनकी जिंदगी में जीरो है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, जीरो फाइट बोला जाता है। ये कहां पर पाए जाते हैं, रेगिस्तान के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और फाइट देखो कम क्यों हो जाती है, क्योंकि रेगिस्तान के अंदर पानी तो मिलता नहीं है, पानी मिलता नहीं है तो पत्तियां कैसे हो जाती है, सूखी सूखी सी रहती है, एकदम रूखी सूखी सी रहती है, ठीक है। तो ये पत्तियां किसका रूप ले लेती, कांटों का रूप ले लेती, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैक्टस बोलते हैं। देखो कैक्टस क्या था, कैक्टस जब स्टार्टिंग में दुनिया के अंदर जब आया था ना, तो उसको लगा था मैं भी पौधा बनूंगा, मैं भी, मेरी भी पत्तियां होगी, ठीक है। लेकिन उसका थोड़ा सा बैड लक था, वो आ गया राजस्थान के रेगिस्तान के अंदर। तो उसने क्या किया, राजस्थान की रेगिस्तान के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि जब पौधा उगता है तो उसके अंदर पत्तियां निकलती है, लेकिन पानी की कमी के कारण से उसके अंदर क्या होता है, वो पत्तियां जो है कांटों का रूप ले लेती है। अब देखो कांटों का रूप क्यों ले लेती है, उसका रीजन भी बताता हूँ। देखो फर्स्ट क्लास से एक चीज मैं आपको कहता रहा हूँ कि जो प्रकृति ने जो भी चीजें बनाई है ना, वो सारी की सारी मशीनों की तरह बनाई है। देखो
पत्तियां जो होती है सामान्य पेड़ पौधों की वो नरम होती है, ठीक है। नरम क्यों होती है उसका रीजन ये, उनको क्या करना है, उनको करना है वाष्पोत्सर्जन, मतलब इवेपराइजेशन करना है, क्योंकि उनके पास में पानी है तभी वो इवेपराइजेशन करेंगे। लेकिन जो कैक्टस का पौधा होता है उसके पास में वैसे भी रेगिस्तान में उगता है, पानी उसके पास में है नहीं। अब ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, इवेपराइजेशन कैसे करे जब उसके पास में पानी ही नहीं है। इसीलिए नेचर के अंदर जो कैक्टस का जो पौधा होता है उसकी पत्तियां हमेशा ही अपने को हार्ड देखने को मिलती है, फलस्वरूप हम कह सकते हैं उसके ऊपर कांटे पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये है, ठीक है, देखो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। कांटे इसीलिए पाए जाते हैं कि इसका जो पानी है उसका वेपराइजेशन ज्यादा ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी पानी की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। अब देखो एक होता है कीट भक्षी पादप, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और एक होता है टिंड्रल। सबसे पहले अपने समझते हैं टिंड्रल को, उसके बाद में इंटरेस्टिंग पॉइंट है कीट भक्षी, इसके ऊपर चलेंगे एकदम जो मतलब डिस्कवरी के ऊपर, जैसे अपने जो इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं उस टाइप का फैक्ट इसके अंदर है, ठीक है। अब देखो टिंड्रल के अंदर क्या होता है कि जो बेल होती है ना, वो बेल के साथ में इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये जो अपने को दिखाई दे रहा है इस तरीके से धागे नुमा संरचना निकलते हैं, ठीक है। ये धागे नुमा जो संरचना है यहाँ पर, ये देखो ये धागे वाली जो संरचना है, इस टाइप की संरचनाएं जो है इसके अंदर बनती है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पर होती है, जैसे अगर आप खेतों के अंदर अपने देखें तो जो काकड़िया वगैरह की जो बेलें होती है उस वो भी क्या होती है, वो टिंड्रल होती है, ठीक है। इस तरीके से उसके अंदर क्या निकलते हैं, धागे निकलते हैं, ठीक है। और जैसे मनी प्लांट की वगैरह की जो होती है उनके साथ में भी ऐसे धागे निकलते हैं, और तुरई की जो बेल होती है उसके अंदर भी निकलते हैं। साथ साथ में करेला मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। करेले के अंदर भी क्या होती है, ये देखो करेले के अंदर भी क्या होती है, ये भी टिंड्रल के उदाहरण अपने होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर देखो क्या निकलता है, इसके अंदर जो इस तरीके से धागे नुमा संरचना उसके अंदर निकलती है। तो याद क्या करना है, टिंड्रल जो है उसके उदाहरण याद करने हैं, साथ ही साथ में अगर समझना चाहे तो टिंड्रल का मतलब याद रखना है कि जिसके अंदर ऐसी धागे नुमा संरचना निकलती है, ठीक है। साथ ही साथ में उदाहरण के अंदर अपने याद करेंगे, एक करेला याद करेंगे और एक तुरई की बेल जो है वो याद करेंगे। यही अपने एग्जाम्पल जो है ये अपने एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल दिया गया है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, कीट भक्षी के बारे में, ठीक है। अब देखो जैसे इंसान आपने देखा है कि इंसान शिकारी होता है, तो क्या आप ये मान सकते हैं कि पौधा भी जो है वो शिकारी होता है? किस तरीके से होता है, देखो वो पौधा जो होता है वो क्या करता है, वो भी शिकार करने का कार्य करता है, वो भी मूवमेंट करता है, वो भी जो है पौधे के ऊपर आने वाले जीवों को पकड़कर खाने का काम करता है, ठीक है। अब देखो ये जो यहाँ पर आपने को एक पौधा दिखाया गया है, ठीक है। अब देखो ये जो पौधा है ना, यहाँ पर ये क्या होते हैं, ये कीट भक्षी पादप होते हैं। ये पादप कैसे होते हैं, कीट भक्षी, ये कीटों को खाने का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं देखो इस तरीके से अपना क्या रखते हैं, मुंह खुला रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये देखो जैसे दांत जैसे संरचना इसके अंदर रहती है, ठीक है। तो अब जैसे ही कोई ना कोई कीट आएगा और वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि इनका रस हम चूस लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये पौधे ही उनको खा जाते हैं। कैसे खाते हैं, अब देखो वो यहाँ पर आते हैं, आकर यहाँ पर बैठते हैं, और जैसे ही बैठते हैं ये पौधे क्या करते हैं, एक जो चिपचिपा पदार्थ जो है वो उसका स्त्रवण करते हैं। फलस्वरूप क्या होता है, वो जो पादप होता है वो यहाँ पर चिपक जाता है, और जैसे ही चिपकता है ये अपना मुंह कर लेते हैं बंद। इस तरीके से इनको क्या बोला जाता है, कीट भक्षी पादप इनको बोला जाता है, ठीक है। इसका एक उदाहरण देखो, घटपर्णी पादप भी बोला जाता है। एक घटपर्णी पादप होता है जिसकी संरचना जो होती है कुछ इस टाइप से होती है, ठीक है। घटपर्णी मतलब कि उसकी संरचना होगी एक घड़े जैसी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से उनकी संरचना होती है, और फिर जो है वो अपने पौधे से इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही कोई ना कोई कीट आता है यहाँ पर आकर बैठता है, और ये चिपचिपा पदार्थ वहां से स्त्रवण करते हैं, और फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ पर कीट चिपक जाता है और ये उनका पाचन जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। ये अपने 8वीं क्लास की बुक के अंदर जो है ये घटपर्णी पादप, घटपर्णी, ये एग्जाम्पल अपने को दिया गया है, ठीक है। अब देखो N2 की कमी से पत्ती कीट भक्षी हो जाती है। अब देखो पत्तियां क्या है, पत्ती को चाहिए है N2, ठीक है। अब उनको N2 नहीं मिलती तो वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं और से वो क्या करते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं। वो व्यवस्था कैसे करते हैं, जैसे कोई भी कीट आता है, कीट के शरीर को वो क्या करते कर लेती है, पाचन कर लेती, पाचन कर लेती, तो उनके शरीर के अंदर अपने को क्या मिलता है, नाइट्रोजन की मात्रा मिलती है। फलस्वरूप उनकी
नाइट्रोजन की प्राप्ति हो जाती है और इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है कीट भक्षी पादप। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो अपना क्या पार्ट है, ये अपना है फूल से संबंधित। अब अपने फूल के भी, ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, फूल के भी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, जैसे संतानोत्पत्ति करने का कार्य इंसान करता है, जानवर करते हैं, वैसे ही फल फूल जो होते हैं, फूल जो होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी संतानोत्पत्ति करने का कार्य करते हैं। इवन अपने जो सांस्कृतिक जैसे चीजें होती है उसके अंदर तो ऐसा माना जाता है कि पीपल का पेड़ भी मेल और फीमेल होता है, और उन पीपल की भी शादी करा दी जाती है, मतलब कि पीपल की भी फीमेल पीपल से क्या हो जाती है, शादी करा दी जाती है। मतलब इतना ज्यादा आपने क्या, राजस्थान के अंदर तो ये चीजें इतनी ज्यादा प्रचलित है। आज उसको साइंटिफिक तरीके से भी अपने समझेंगे कि किस तरीके से जो है फूलों के अंदर जो है प्रजनन का कार्य होता है और किस तरीके से उसके अंदर फूल निकलने का कार्य होता है। एक ही फूल के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट उसके अंदर पाए जाते हैं। किस तरीके से पाए जाते हैं अब अपने उसको देखते हैं। तो देखो, फूल जो होता है उसको क्या कहा जाता है, एंथोलॉजी बोला जाता है। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, नोट कर लेना ये चीज, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है, तो ये प्रश्न भी अपने लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखो, फूलों के 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक जैसे आपको दिखाई देता होगा कि एक तो जहां से क्या है वो निकलता है, पेशियोल बोला जाता है, वहां से एक तो क्या निकलती है, पत्ती निकलती है। लेकिन फूल के अंदर देखो, एक तो होता है बाह्य दल पुंज। ठीक है, बाह्य दल पुंज जो यहां पर जो होते हैं ना, जैसे एक पौधा होता है, ठीक है, ये तो फूल हो गया। अब इसके नीचे जो हरी पत्तियां टाइप की निकली रहती है वो बाह्य दल पुंज होता है। ठीक है, बाहर का हिस्सा होता है। और दल पुंज क्या होता है, जो पत्तियों की पत्तियां जो होती है ना, मतलब ये फूल की जो पत्तियां होती है ये दल पुंज होता है। ठीक है, उसके बाद में पुमंग और जयंग। ठीक है, अब पुमंग मतलब क्या होता है, पुरुष वाला पार्ट जो होता है वो पुमंग होता है, और महिला जो पार्ट होता है वो होता है जयांग। मतलब कि इसके बारे में अपने आगे थोड़ा सा और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, फूल के कितने पार्ट, 4 भाग होते हैं। ठीक है, कितने पार्ट होते हैं, तो 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। अब इनको भी आगे 2-3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। अब ये अपने को जो पार्ट है ये याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न में पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा जो है वो पुष्प का पार्ट नहीं है, निम्न में से कौन सा पुरुष भाग नहीं है या फिर नर भाग नहीं है, निम्न में से कौन सा जो है मादा भाग नहीं है। ये प्रश्न पूछ ले जाते हैं, तो ये अपने को पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखो, बाह्य दलपुंज जब फूल की कली अवस्था में हो, जब फूल क्या होता है, कली अवस्था में होता है, फूल निकलता हुआ आपने देखा होगा, गुलाब का फूल जैसे निकलता है तो पहले कैसे होता है, एकदम बंद होता है। तो बंद अवस्था के अंदर जो हरी हरी पत्तियां उसको लपेटे हुए रहती है ना, उसको बोला जाता है बाह्य दलपुंज। तो जब फूल कली अवस्था में हो तो बाहरी कवर या बाह्य दलपुंज उसको बोला जाता है। दलपुंज, इसका रंग अलग अलग होते हैं। ठीक है, दलपुंज मतलब पत्ता होता है, देखो पत्ती होती है जो, तो वो हर फूल के अंदर अलग अलग कलर की पत्ती होती है, तो इसलिए इसमें बोला गया है कि दलपुंज जो है वो अलग अलग कलर का होता है। ठीक है, अब जो भंवरे जो बैठते हैं वो कौन से हिस्से पर बैठते हैं, तो वो दलपुंज पार्ट के ऊपर बैठते हैं, दलपुंज। ठीक है, जो दलपुंज हिस्सा होता है वहां पर कौन बैठता है, वहां पर भंवरे बैठते हैं, और जो फूल होता है उसका रस चूसने का कार्य करते हैं। अब सूंघने योग्य भाग कौन सा है, जो सूंघने योग्य भाग में वो कौन सा होता है, वो दलपुंज होता है। भंवरों को आकर्षित करने वाला भाग कौन सा होता है, वो भी दलपुंज होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक है पुमंग और एक है जयंग। ठीक है, फूल का नर भाग को कहते हैं पैसे पुरुष, पैसे पुमंग। ठीक है, और फूलों का मादा भाग मतलब जायंग जिसको बोला जाता है। तो ये 2 चीज, ये 4 नाम अपने को याद रहने चाहिए। अब देखो यहां पर थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि फूल में ये सब पार्ट कहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले देखो ये है अपना बाह्य दल। ठीक है, बाह्य दल पुंज किसको बोला जाता है, जो बाहर की तरफ होता है, मतलब पत्ती के नीचे जो हरा पार्ट होता है उसको बोला जाता है बाह्य दल पुंज। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो पार्ट है हरा वाला, ये क्या है, ये बाह्य दल पुंज है। इसके बाद में देखो,
इसके बाद में जो ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये दल हो जाएगा, मतलब दल पुंज, मतलब दल पुंज का मतलब होती है पत्ती को बोला जाता है। तो ये हो जाएगी इसका दल पुंज, जिसको साइंस की भाषा में दल पुंज बोला जाता है और अपनी भाषा में उसको पत्ती बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो मेन पार्ट आते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये जो पार्ट है ना, ये जो, ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो पार्ट दिखाई देते हैं ना, ये जो होते हैं वो पुमंग और जायांग पार्ट इसको बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे देखो ये जो पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट मैं आपको दिखाता हूं जूम करके। ये देखो, ये जो पार्ट होता है ये होता है वो पुमंग का जो है जायांग का पार्ट माना जाता है। जायांग मतलब क्या होता है, मादा भाग होता है। मादा भाग के भी 3 भाग किए जाते हैं, एक वर्तिका, एक होता है वर्तिकाग्र, और एक होता है वर्तिका, और एक होता है अंडाशय। देखो बाहरी जो पार्ट होता है यहाँ वाला, ये जो पार्ट होता है ये होता है वर्तिका। ठीक है, अंदर जब पहुंच जाता है, मतलब कहीं बीच में, ये बीच का जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है वर्तिकाग्र। और अंडाशय किसको बोला जाता है, ये जो नीचे का जो पार्ट होता है, ये वो पार्ट जो होता है वो अपना क्या होता है, वो होता है अंडाशय। ठीक है, तो ये होता है जो क्या हो जाता है, जयांग पार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो, ठीक है, तो देखो वर्तिकाग्र कौन सा है, स्टिग्मा जिसको बोला जाता है। वर्तिकाग्र जो पार्ट है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये वर्तिकाग्र। ठीक है, उसके बाद में वर्तिका, आगे वाला जो पार्ट है ये है वर्तिका, और अंडाशय जो पार्ट है ये वाला जो है, ये नीचे वाला पार्ट है वो अंडाशय। इसको क्या बोला जाता है, इस पूरे तीनों पार्ट को मिलाकर या फिर पुमंग बोल देते हैं, या फिर थोड़ी सी अच्छी भाषा में अगर बोलना चाहे तो स्त्री केसर बोल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो पुरुष पार्ट जो होता है उसके अंदर एक परागण होता है, एक पराग कोश होता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर, ठीक है, अब यहां पर देखो ये जो पार्ट जो दिखाई देता है ये क्या होता है, ये होता है पुमंग पार्ट होता है, मतलब पुरुष पार्ट पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर देखो पराग गण होते हैं, पराग कोश पाए जाते हैं। क्या होता है, पराग गण होते हैं और पराग कोश पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बारे में भी अपने पूरा आगे जो है वो डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो पुमंग मतलब कि पुरुष भाग, इसके अंदर पुंकेसर, पराग कोश और पराग कण होते हैं। ठीक है, और स्त्री के अंदर क्या होता है, स्त्री भाग जयांग मतलब अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है। अब देखो ये होते पुंकेसर, पराग कोश और पराग कण। होता क्या है वास्तव में कि जो पुरुष पार्ट जो होता है वहां पर परागण पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। वो पराग कण जो स्त्री पार्ट होता है उसके वर्तिकाग्र पर जाता है। सबसे पहले जो बाहरी भाग होता है वो कौन सा होता है, वर्तिकाग्र। तो सबसे पहले वर्तिकाग्र पर जाता है। ठीक है, उसके बाद में वर्तिका में जाता है, मतलब कि यहां तक पहुंचता है। उसके बाद में जब अंडाशय के अंदर पहुंचता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, नया फूल बनने की संभावना वहां पर रहती है। अब देखो रीजन मतलब क्या क्या चांस बनते हैं इसके अंदर, एक स्वपरागण हो सकता है। देखो इसके अंदर एक हो सकता है स्वपरागण, और एक होता है पर परागण। ठीक है, मतलब कि पराग कोश का, मतलब पराग कण का अंडाशय तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको परागण बोला जाता है। मतलब पराग कण का जयांग के अंडाशय के अंदर पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसको परागण बोला जाता है। अब परागण देखो 2 कंडीशन में हो सकता है, क्योंकि एक ही फूल के अंदर, मतलब कि एक ही पौधे के अंदर पराग कण भी, एक ही पौधे के अंदर पुमंग भी होता है, जयांग भी होता है। तो ये परागण की क्रिया सेम पौधे के अंदर हो जाए, मतलब उसी पौधे के जो जयांग पार्ट के अंदर हो जाए तो उसको स्वपरागण बोला जाता है। और इसी पौधे के ना होकर के किसी अन्य पौधे के परागण की क्रिया हो जाए, अन्य पौधे के साथ में परागण की क्रिया हो जाए तो उसको पर परागण बोला जाता है। अब ये दूसरे पौधे पर कैसे पहुंचते हैं, जैसे फूलों के ऊपर मधुमक्खियां बैठती है, भंवरे बैठते हैं, वो पराग कण को ले जाने का कार्य करते हैं। अगर वो सेम पौधे के ऊपर लेकर चले जाते हैं, मतलब यही पौधा है, इसी पौधे के जयांग पार्ट के ऊपर
परागण हो जाता है तो वो स्वपरागण। अगर भंवरा या मधुमक्खी यहां से उड़कर किसी दूसरे पौधे के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और वहां पर परागण की क्रिया हो जाती है, मतलब कि अंडाशय तक जो है पराग कण जो है वो पहुंच जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है पर परागण। तो ये अपने को यहाँ पर पता होना चाहिए। अब देखो परागण की क्रिया के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण तथा पराग कण का अंडाशय तक पहुंचना निषेचन कहलाता है। ठीक है, वर्तिकाग्र तक पहुंचता तो परागण बोला जाता है, लेकिन अगर वो अंडाशय तक पहुंच जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, निषेचन बोला जाता है। फलस्वरूप क्या होता है, एक नया पौधा निकलता है। अब ये जो निषेचन है वो सेम पौधे के अंदर हो जाए तो स्वपरागण, अगर दूसरे पौधे के साथ में हो जाए तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है अपना पर परागण। ठीक है, अब देखो फूल के बारे में एक दूसरी बात भी यहाँ पर बताई गई है कि मतलब ये भी प्रश्न जो है आने की संभावना पूरी रहती है कि सबसे बड़ा फूल जो होता है वो रेफ्लिसिया होता है और सबसे छोटा फूल उसको बोला जाता है वुल्फिया, उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर देखो एक पौधा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, फिर भी मैं थोड़ा सा और बड़ा आपको यहाँ पर दिखाता हूं। ठीक है, अब ये देखो, ये जैसे आपको जो पौधा दिखाई दे रहा है ये प्रकृति का सबसे बड़ा पौधा है, इसका नाम है रेफ्लिसिया। ठीक है, और ये पौधे का जो भार जो होता है 20 किलो से 40 किलो तक होता है, मतलब मिनिमम 20 किलो का रेफ्लिसिया जो है 20 किलो का जो है वो फूल होता है, और मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 40 किलो तक इसका भाग पाया जाता है, इतना बड़ा ये फूल होता है। ठीक है, मतलब एक इंसान की जितना, छोटे बच्चे जितना वजन जो है कम से कम इसके अंदर पाया जाता है। और सबसे छोटे की अगर हम बात करें तो उसको बोला जाता है वुल्फिया। ठीक है, वुल्फिया। अब इसका देखो, इसका चित्र देखो, ये देखो, बस ये जो है ये इतने छोटे छोटे जो दिखाई दे रहा है ना, जैसे ये हो गया, ये बिंदी हो गई, ये बिंदी, ये सब क्या है, ये है सबसे छोटा पौधा जिसका नाम है वुल्फिया। तो ये दोनों प्रश्न अपने को यहाँ पर याद होने चाहिए। अब याद कैसे कर सकते हैं, देखो रेफ्लिसिया क्या है, वास्तव में रेफ्लिसिया नाम का एक देश है, तो देश जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा। और वुल्फिया, वुल्फ किसको बोला जाता है, एक छोटे थे मतलब छोटी क्लासों में जब थे तो एक स्टोरी पढ़ी होगी वुल्फ से संबंधित, मतलब जिसको बोला जाता है भेड़िया। ठीक है, अगर देखो दो नाम आ जाए रेफ्लिसिया और वुल्फिया और कंफ्यूजन हो जाए तो कंफ्यूजन बिल्कुल इजी वे में अपने क्या कर सकते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं। कैसे, देखो रेफ्लिसिया जो होता है वो एक देश का नाम, तो देश की कंपैरिजन में वुल्फ जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, तो छोटा वाला वुल्फिया सबसे छोटा, और सबसे बड़ा फूल पूछा जाए तो ये हो जाएगा अपना रेफ्लिसिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो परागण की क्रिया कहां पर होती है, परागण की क्रिया होती है वर्तिकाग्र, परागण की क्रिया वर्तिकाग्र में, निषेचन की क्रिया अंडाशय के अंदर। ठीक है, ये याद रहना चाहिए। अब देखो परागण के प्रकार दिए गए, एक है पर परागण और एक है स्वपरागण। एक पौधे से दूसरे पौधे पर परागण होना स्वपरागण, जब एक फूल के परागण उसी पौधे के दूसरे फल के ऊपर जाकर परागण कर लेते उसको बोला जाता है स्वपरागण। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे मान लो गुलाब का पौधा है, यहां पर गुलाब का पौधा है, यहां पर गेंदे का है, ठीक है, और यहां पर फिर से गुलाब का है। ठीक है, तो ये जो बोला जा रहा है एक पौधे से दूसरे पौधे पर, तो गुलाब वाला गुलाब पर, ऐसा नहीं कि गुलाब वाला गेंदे पर, गुलाब वाला गेंदे पर जाकर अगर परागण होता है तो उसको ये पर परागण या फिर स्वपरागण नहीं बोलेंगे। सेम पौधे के अंदर, मतलब सेम प्रजाति के अंदर ही होता है परागण की क्रिया जो होती है वो सेम प्रजाति के अंदर होती है। क्योंकि अगर गेंदे के ऊपर परागण होता तो गेंदे के पौधे पर आपको गुलाब का फूल देखने को मिलता। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है कि पर परागण मतलब दूसरे पौधे के ऊपर, लेकिन स्वपरागण मतलब स्वयं के पौधे के दूसरे पार्ट पर जाकर जो परागण होता है उसे बोला जाता है स्वपरागण। अब देखो निषेचन, ये निषेचन कहां पर होता है, ये होता है अंडाशय में। देखो पराग कण ये कहां पर होता है, परागण की क्रिया होती है वर्तिकाग्र में होती है, लेकिन निषेचन की क्रिया कहां पर होती है, ये होती है अंडाशय के अंदर। ठीक है, उसके बाद में एक लाइन और है कि भ्रूण कोश का क्या कार्य होता है, ये भोजन देता है, फल को भोजन देने का कार्य कौन करता है, तो भ्रूण कोश जो है वो फल को भोजन देने का कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर अपने किसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें अपने पढ़ेंगे जो फल पार्ट होता है, फल के बारे में इसी तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे कि जैसे कई बार बोला जाता है कि मेवे हैं उनको भी फल बोला जाता है, आम को भी फल बोला जाता है, अखरोट को भी फल बोला जाता है, लेकिन दोनों की अलग अलग कंडीशन के अंदर अलग अलग कंडीशन है। किसी में बीज है, किसी में ऊपर कवर है, किसी में कवर मोटा है, किसी में कवर
जो है पतला होता है। रीजन जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।